गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम बसंत कुमार है। मैं सोनूलाल वर्णवाल गर्ल्स +2 स्कूल में पोएटिकल साइंस में +2 टीचर हूँ। आज मैं आपके सामने क्लास 11 का एक चैप्टर लेकर आया हूँ, विकास, डेवलपमेंट। और ये थियोरेटिकल पेपर, इसको सैद्धांतिक बनाने एक बुक है, उसी के अंतर्गत ये चैप्टर है विकास। इसमें हम जानेंगे कि क्या होता है विकास, इसके कितने आयाम हैं, कौन कौन सा मॉडल है इसका, और विकास का कितना चरण होता है, कौन कौन सा एरिया होता है, और इस विकास के कारण कौन कौन से लोग प्रभावित होते हैं, कौन कौन से लोगों को नुकसान होता है, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से इसका चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, विकास। तो सबसे पहले इस चैप्टर को मैंने क्वेश्चन के माध्यम से शुरू किया है। उसके बाद कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, और चूंकि ये सैद्धांतिक विषय है, सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत एक चैप्टर है, इसलिए ये थोड़ा सा मैंने जानबूझकर क्वेश्चन आधारित सेट किया है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए अच्छे तरीके से कि किस प्रकार का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले चलते हैं प्रश्न 1 पे कि आप विकास से क्या समझते हैं। क्या विकास की प्रचलित परिभाषा से समाज के सभी वर्गों को लाभ होता है? तो इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि विकास क्या है, और विकास का जो परिभाषा दिया गया है उससे समाज के सभी वर्ग लाभित होते हैं या नहीं, यही हम लोग जानेंगे। तो इसमें यह है कि विकास का जो अर्थ आप लोग एक सिंपल अर्थ में समझते होंगे। विकास का मतलब होता है उन्नति, बेहतर जीवन, उसके बाद फिर प्रगति, कल्याण, यानी कि आपके साथ जो कुछ अच्छा हो रहा है और आप जिससे विकसित हो रहे हैं वो आपका विकास है। तो अगर आप ऐसा सिर्फ मानते हैं तो ये एक संकुचित अवधारणा है विकास, क्योंकि विकास जो है, विकास शब्द ये संकुचित अर्थ इसलिए देता है कि विकास का सिर्फ यही अर्थ नहीं है कि सिर्फ उन्नति हो जाए किसी का। विकास का बहुत ही आयाम है, बहुत ज्यादा इसका जो है प्रतिमान है, मॉडल है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बिल्कुल ही ये इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि नहीं, समाज के सभी वर्गों को लाभ नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से देखते हैं, 1970-73 की बात है। नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया जा रहा था, सरदार सरोवर योजना के तहत। उस बांध के तहत 245 गांव जो है ना, वो उसके लपेट में आ रहा था। तो 245 गांव उजड़ने के कगार पे था। तो आप बताइए कि वो जो बांध बन रहा था, तो बांध से बहुत सारे वर्ग को फायदा तो होता, लेकिन वो 245 गांव के 2.5 लाख लोग जो प्रभावित हो रहे थे, उनको कहां से फायदा हो रहा है? ठीक है, सरकार ने आपको पैसा दे दिया कि जाइए पुनर्स्थापना, ये पुनर्वास करवा दिया कि जाइए जमीन दे दिए, घर मकान बना लीजिएगा। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए बच्चों कि जो हमारा समाज होता है, समाज में सिर्फ हम लोग का घर नहीं होता है। समाज सिर्फ घर से नहीं बना है, परिवार से नहीं बना है। समाज में उसके रहन सहन, जीवन शैली, संस्कृतियां, कला, कौशल, ये सबको मिलाकर समाज बनता है। और अगर समाज का वहां पर पुनर्वास हो जाए दूसरे जगह पे, तो सारी संस्कृतियां मिट जाएगी, जीवन शैली मिट जाएगा। इसीलिए समाज के सारे वर्ग इससे लाभान्वित नहीं होते। अगर एक वर्ग लाभान्वित होते हैं तो दूसरे वर्ग उससे हानि हो जाता है। तो यही समाज का अभिप्राय ये है कि समाज में जो है, इससे जो प्रचलित परिभाषा है, उससे सारे वर्ग लाभान्वित कभी नहीं हो सकते। अगर एक वर्ग को लाभ होगा तो एक वर्ग को पक्का उसका हानि होना तय है। अब चलते हैं विकास के मॉडल पे चलते हैं बच्चों। विकास के मॉडल क्या है? विकास का मॉडल का मतलब कि पूरी दुनिया में विकास किस किस स्तर पर होता है, इसी का इसमें चर्चा किया गया है। तो विकास का मॉडल यहाँ पर 3 दिखाया गया है। पूंजीवादी मॉडल, एक है समाजवादी मॉडल, और एक मिश्रित मॉडल। तो पूंजीवादी मॉडल क्या होता है बच्चों? तो पूंजीवादी मॉडल जो होता है वो उत्पादन का जो संसाधन है, उत्पादन, प्रोडक्शन, उसी पर आधारित होता है और वैयक्तिक लाभ पर आधारित होता है। और इसमें खास बात यह है कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितना होना चाहिए, इसी पर चर्चा होती रहती है। और इसी पर पूरा का पूरा विस्तार से जो इसका जो विचार है, यही है पूंजीवादी मॉडल विकास का। और संसाधन का जो वितरण है उसमें राज्य हस्तक्षेप करता है, और उसके बाद बाजार मार्केटिंग इसका सबसे बड़ा आयाम है इसका, पूंजीवादी मॉडल का। और सबसे बड़ा कि मांग होता है, पूर्ति होता है, और कंपटीशन होता है। जहां पे ऐसा चीज है वहां पे पूंजीवादी है। आपको पता होगा बच्चों कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरा विश्व 2 ध्रुव में बट गया। एक था साम्यवादी मॉडल और एक था पूंजीवादी मॉडल।
साम्यवादी विचारधारा में रूस था और पूंजीवादी में अमेरिका था। तो अमेरिका जो है हमेशा ऐसा कोशिश करता था कि सारे देश पूंजीवादी बन जाए, पूंजीवादी देश बन जाए, और रूस चाहता था कि सारे देश जो मेरे गुट में आए वो साम्यवाद से प्रेरणा लें। तो इसी तरह से ये सब जो है मॉडल बन गया कि विकास का कितना कितना आयाम है, कौन कौन सा। तो पूंजीवादी में यही है कि एक कंपटीशन का माहौल बन जाता है, और जो आप बाजार में जो वितरण होता है पूंजी का, सामान का, उसमें कितना ज्यादा कुशल हो सकते हैं आप, यही पूरा का पूरा समाज को विकसित किया जाता है इसी एरिया में। इस तरह से पूंजीपति वर्ग का ही विकास होता है, और सारे के सारे पूंजीपति वर्ग हो गए किसी समाज में, किसी देश में, तो वो देश पूंजीवादी देश हो गया। और अभी भी देख लीजिए अमेरिका एक पूंजीवादी देश है। तो यही है उसमें कि पूंजीवादी मॉडल क्या है। उसके बाद समाजवादी मॉडल भी चलते हैं। समाजवादी मॉडल बिल्कुल ही इससे अलग है। समाजवादी मॉडल में है कि समान, आपको पता होगा कि समाजवादी साम्यवाद से ही बना था कि समाज में सभी वर्ग समान, पूंजी जिसके पास है वो हो ही नहीं सकता है कि पूंजी एक के पास ज्यादा हो जाए उस समाज में। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज के समाज में अगर देखा जाए तो चाइना साम्यवादी देश है, और रूस भी साम्यवादी देश है। और इसमें कुछ देश के नाम लिए गए हैं, रूस, उसके बाद क्यूबा, वियतनाम और चीन, ये सब जो है साम्यवादी मॉडल है। साम्यवादी मॉडल में है क्या, तो इसमें संसाधन के वितरण पर आर्थिक विकास की अपेक्षा अधिक ध्यान आकर्षित किया जाता है, और ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आदि के सामाजिक क्षेत्रों के व्यक्ति को प्रभावित करता है, व्यक्ति के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करता है, यानी कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, न कि सिर्फ पैसे से संबंधित। और पूंजीवादी मॉडल था कि किसी भी तरीके से जितना ज्यादा पैसा हो सके उतना बढ़ाइए, और हर एक व्यक्ति पैसे 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 करके पूरा बढ़ाइए, और पूरा का पूरा पूंजीवादी देश बन जाएगा इस तरह से। लेकिन यहाँ साम्यवादी देश में, समाजवादी जो मॉडल है, उसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, स्वास्थ्य हो जाए, शिक्षा हो जाए, हर प्रकार से आप व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। यही है साम्यवादी मॉडल। और इसके कुछ उदाहरण है, रूस है, चाइना है, वियतनाम है। अब आता है मिश्रित मॉडल। मिश्रित मॉडल क्या है, इसमें न तो पूंजीवादी है और न ही समाजवादी, ये दोनों का मिश्रण है, और इसी को हमारे भारत ने फॉलो किया। न तो हम पूंजीवादी बनेंगे न समाजवादी, दोनों के बीच का मार्ग। भारत हमेशा से बीच का मार्ग अपनाता जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, तो ये जो उपनिवेश से स्वतंत्र हुए थे देश, हमारा भारत जो स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय जितने सारे देश उपनिवेश से स्वतंत्र हुए, उन सब को जो है इसमें अपनाया गया है, वो सब इसको अपनाया। और इसके पीछे स्पष्ट कारण ये था कि जो देश आजाद हुए नए नए, उनके पास किसी भी प्रकार का पर्याप्त संसाधन नहीं था। तो उसी के पीछे पर्याप्त संसाधन नहीं था, तो ऐसा कोशिश किया गया कि अपना विकास स्वयं कर सके और पर्याप्त मात्रा में जो है पूंजी भी अर्जित कर सके। मतलब कि हर प्रकार से सर्वांगीण विकास भी हो, पूंजीवादी विकास भी हो। यही नए नए देश के पास जो प्रचुर मात्रा में संसाधन नहीं था, इसलिए ये मिश्रित मॉडल अपनाया गया। और इसके कारण हालांकि एक बात तो है कि जब नया देश विकास हो रहा था, नया देश का, तो उसमें विकसित देशों का उसको सहारा लेना था। और मिश्रित मॉडल के साथ इसको इसीलिए अपनाया गया, विकास की व्यवस्था को अपनाया गया, जिससे कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में दोनों का समन्वित तरीके से विकास हो सके। यही है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित मॉडल। और इसी से मिश्रित अर्थव्यवस्था संबंधी विचार का उदय हुआ, और भारत ने इसी मिश्रित व्यवस्था को अपनाया। तो ये था बच्चों कि विकास का जो मॉडल है वो तीन तरीके से जो मैंने दिखाया। एक था पूंजीवादी मॉडल, एक था ये समाजवादी मॉडल, और एक है मिश्रित मॉडल। तो ये है, एग्जाम में पूछता है कि विकास के मॉडल की चर्चा करें, तो ये आप बता देंगे और दोनों तीनों को आप अच्छे से डील करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 ये है कि जिस तरह विकास अधिकतर देशों में अपनाया जा रहा है, उसे पढ़ने वाले सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव की चर्चा करें। पर्यावरणीय प्रभाव मतलब जब भी विकास कहीं भी होगा तो समाज में भी प्रभाव पड़ेगा और पर्यावरण पे भी प्रभाव पड़ेगा। एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको दे दूं। किसी भी गांव में आप देखिए जहां पर विकास नहीं होता है, बहुत ज्यादा पिछड़ा समाज है, बहुत ही ज्यादा पिछड़ा, लाइट तक नहीं है, वहां आप क्या करिए, लाइट दे दीजिए और बस हर घर में टीवी दे दीजिए बस, और टीवी का जो सीरियल है वो सब चला दीजिए। फिर देखिए 5 साल में वो पूरा एरिया कैसा होगा, कैसे हुआ विकास।
टीवी के माध्यम से देख देख के उसका रहन सहन, बोली चाली, बाजार उजार देख के, हर चीज देख के, हर चीज पूरा समाज उसको फॉलो कर लेता है और पूरा समाज बदल जाता है। तो और जब समाज बदला तो उसका जो चाल ढाल था, उसका रंग ढंग था, रहन सहन था, खेती रोजगार था, हर चीज में परिवर्तन आता है। यानी कि समाज में जब विकास होता है तो सामाजिक और पर्यावरणीय दोनों प्रभाव होता है। तो अब देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले सामाजिक प्रभाव पे चलते हैं। तो सामाजिक प्रभाव पे जैसे मान लीजिए अभी जस्ट मैंने बताया था कि बड़े बड़े बांध का जब निर्माण होता है और उत्खनन वाले जो खनन वाली गतिविधियां होती है उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ता है, क्षेत्रों में घर को छोड़कर जाना पड़ता है, अपने अपने लोकल एरिया को छोड़कर जाना पड़ता है और उसे गरीबी भी बढ़ जाती है, आजीविका खत्म हो जाता है और विस्थापित हो जाते हैं एक जगह से। और खेतिहर समुदाय जो है वो अपना पेशा बदलने के लिए मजबूर हो जाता है क्योंकि उसको गांव को छोड़कर नगर जाना ही पड़ता है, अपने एरिया को छोड़कर नगर जाना पड़ता है। अगर कहीं पर बांध निर्माण में वो सारा का सारा इलाका अगर उजड़ जाए तो वहां के सारे लोगों को बस नगर की ओर उन्मुख होना पड़ता है और अपने सारे के सारे हर चीज उसका चौपट हो जाता है, नए सिरे से विकास करना पड़ता है। तो समाज पर तो बहुत बुरा असर पड़ा और ग्रामीण गरीबों की विशाल संख्या और बढ़ती जाती है। और अभी जस्ट मैंने बताया कि वहां की संस्कृतियां भी नष्ट हो जाती है, रहन सहन सब कुछ। क्यों? उसका भी एक लॉजिक है कि संस्कृतियां कैसे ये लुप्त हो गई कि मान लीजिए कि जहां पर 2 लाख लोग रहते हैं, बांध निर्माण के लिए 2 लाख लोगों को आप सरकार जो है पैसे दे देंगे हर जाना कि आप जाइए अपना अपना घर बनाइए, जमीन खरीदिए। अब कोई जरूरी तो नहीं कि वो 2 लाख एक ही जगह पे जमीन खरीदेंगे, ऐसा तो जमीन मिलेगा ही नहीं एक जगह। तो 2 लाख जो एक जगह से रहते थे 50 साल से, उनका जो समाज था उसमें एक संस्कृति विकसित हो गई थी, रहन सहन शैली सब कुछ विकसित हो गई थी। और जब आप विस्थापित कर दिए तो हर वो जनसंख्या टूट गया, कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा, वो समाज टूट गया, समाज ही बिखर गया। तो फिर वो संस्कृतियां ही नष्ट हो गई, रहन सहन बोल चाल भाषा सब बिखर गया। इस तरह से समाज पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है उस पर, उसका विकास का। अब चलते हैं पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरण प्रभाव आप जानते होंगे, याद करिए वो 2004 का समय। 2004 में पूरे देश में सुनामी आया था, भारत में भी सुनामी आया था, जावा सुमात्रा से उठा था। और सुनामी में नुकसान इसीलिए ज्यादा हुआ क्योंकि भारत में समुद्र के किनारे बहुत ज्यादा उद्योग बसे हुए, तो समुद्र सबको सारे उद्योग को नष्ट कर दिया और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप डिपेंडेंट है पानी के कारण समुद्र के किनारे उद्योग लगाते हैं और वो जैसे ही आप उद्योग क्यों लगाते हैं? तो विकास के लिए। और जैसे ही वो सुनामी आया और सबको डुबा के लेके चला गया। और आगे देखते हैं कि आजकल जिस भी एरिया का वन कटता है, और वन क्यों कटता है? विकास के लिए। अगर आप अपना घर बसाएंगे कहीं पे तो वन तो कटेगा ही कटेगा, और जनसंख्या बढ़ेगी तो वन तो कटेगा ही। और वन जिस दिन से कटना शुरू हो गया तो आप जानते हैं कि क्या हाल होगा। आपको पता है कि पूरे पर्यावरण में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। और उसकी मात्रा में लेस मात्र भी वृद्धि हो गया तो कहा जाता है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक का सारा बर्फ पिघल जाएगा। और जिस दिन वो पिघला तो तुरंत परिवर्तन देखने को मिलेगा, लगभग आधा देश से ज्यादा डूब जाएगा, पूरी दुनिया आधी से ज्यादा डूब जाएगी और हो सकता है कि पूरा का पूरा दुनिया में डूब जाए। तो ये विकास से बहुत ज्यादा पर्यावरण पर असर भी पड़ता है। और विकास तो आप और दिनों दिन जनसंख्या बढ़ता जा रहा है और विकास के लिए आपको पेड़ को काटना ही पड़ रहा है। और आप जानते होंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या हुआ था, उसके बाद चिपकू आंदोलन क्या था। चिपकू आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन, क्योंकि पेड़ अगर नहीं रहेंगे तो हमें ना तो अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिसके कारण हम लोग अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। और हिमालयी वन पर रोक लगाने के लिए चिपकू आंदोलन लगा था। और आपको पता है कि चिपकू आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन है, बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन है और बहुत ही सफल आंदोलन है, जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम लाया और उसके तहत हिमालयी वन पर 15 साल के लिए रोक भी लगा दी कि हिमालय के वन को 15 साल तक कोई छुएगा नहीं। तो ये था उसका सफलता का कि आंदोलन हुआ जबरदस्त तरीके से और सफल हुआ। और पर्यावरण जब कटेगा तो नुकसान तो होना ही है, इसीलिए उसको रोक लगाया गया। आपको एक और बात पता होना चाहिए बच्चों कि पूरे धरती का फेफड़ा कहा जाता है एक जगह को,
और वो जगह है ब्राजील का अमेजन बेसिन। ब्राजील का जो अमेजन बेसिन है पूरी धरती का फेफड़ा इसलिए कहा जाता है कि वहां पूरे संसार का सबसे सघन वन है, और वहां भी आजकल देखने को अब मिल रहा है कि जो जंगल है उसको विशाल जो है उसको काटा जा रहा है विशाल भूभाग में। क्यों? क्योंकि वहां जनसंख्या बढ़ता जा रहा है और बस्ती बसाने के लिए वो जंगल कट रहा है, और जैसे ही वहां कटेगा तो आपको पता है कि फेफड़ा अगर खत्म हो गया तो धरती तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो जरूरी है कि किसी तरह से उसको पर्यावरण को बचाएं, पेड़ लगाएं। जितना ज्यादा जागरूक होगा समाज उतना ही फायदेमंद रहेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये था अभी पर्यावरण पर क्या असर होता है। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 कि विकास की प्रक्रिया ने किन नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया। जब विकास हो रहा है, जागरूकता बढ़ रही है, संविधान बन रहा है सब देश का, तो संविधान बन रहा है तो इसका मतलब विकास हो रहा है। संविधान में जब अधिकार दिए जा रहे हैं तो अधिकार क्यों दिए गए? क्योंकि हम लोग का विकास हो रहा है, हम लोग ने कुछ आवश्यकता महसूस की और उसको आवश्यकता को महसूस करके पूरा दुनिया का जो आवश्यकता था, पूरे देश का जो आवश्यकता था, उसको संशोधन करके अधिकार बना दिया गया। आप जानते हैं कि हमें अधिकार है इसीलिए तो हम पढ़ पा रहे हैं और पढ़ा पा रहे हैं। अधिकार नहीं रहता तो आप जानते हैं कि क्या होता था अंग्रेजों के जमाने में, जब हम लोगों से अधिकार छीन लिया गया था। तो खैर उधर नहीं जाके इधर आते हैं कि विकास के मॉडल में विकास जब हो रही है तो जब हम लोगों को अधिकार मिला है, तो आप जानते होंगे कि आजकल मनरेगा नरेगा आ गया है, उसमें आपको आजीविका पाने का अधिकार है। आपको मतलब आजीविका पाने का अधिकार तो है ही। आपको याद होगा आर्टिकल 19 का जी ये कहता है कि आप भारत के किसी भी विभाग में अपने व्यापार के लिए आजीविका वृत्ति चला सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्वतंत्रता मिला हुआ है 19 का जी, स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये आजीविका पाने का भी आपको अधिकार है। उसके बाद नैसर्गिक संसाधनों पर अधिकार का दावा। आप जानते होंगे कि आदिवासी लोग जो है पूरा का पूरा पर्यावरण पर ही डिपेंड रहते थे, जंगलों में रहते थे, उनका बस्ती रहता है वहां पे, वहीं पे वो रहते हैं। अभी भी आप देख लीजिए, आप हाल फिलहाल सुने होंगे अंडमान निकोबार का एक जनजाति था चरावा जनजाति, वो अभी भी वही रहते हैं, उसी वेशभूषा में रहते हैं, वो पत्ता का छाल पहनता है, अभी भी वही जंगल में ही रहते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर ये कहना है कि नैसर्गिक संसाधन अधिकार का दावा है कि अब यहाँ हम बस्ती बसा लिए, हजारों की संख्या में रहते हैं, तो ये वन नहीं हो जाते थे, ये हमारा घर है, अपना मकान हो गया है, जंगल ही हमारा मकान हो गया, तो उस जंगल को आप उजाड़ नहीं सकते। तो वही उस पर अधिकार है, क्योंकि वो भी भारत के एक सदस्य है, नागरिक है। तो इस तरह से विकास की प्रक्रिया ने किन नए अधिकारों को दावों का जन्म दिया। तो ये 2 अधिकार आप लिख सकते हैं आराम से, आजीविका के अधिकार का दावा, उसके बाद नैसर्गिक संसाधनों पर अधिकार का दावा। अब आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। विकास के बारे में निर्णय समान हित को बढ़ावा देने के लिए किए जाए या सुनिश्चित करने में अन्य प्रकार की सरकार की अपेक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या नाम। ये तो अंडरस्टूड है कि पूरी दुनिया में आजकल सबसे ज्यादा कोई अच्छा शासन व्यवस्था है तो वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। और अगर आपके व्यक्तिगत सम्मान का अवहेलना होता है, व्यक्ति की गरिमा का अवहेलना होता है, तो सिर्फ एक लोकतांत्रिक समाज ही ऐसा है जहां आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र बिना लोगों का हो ही नहीं सकता है। लोग ही है शासन करने वाले, और लोग के आप जानते हैं लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ परिभाषा लिंकन ने दिया था कि लोगों के द्वारा लोगों का लोगों के लिए, ये जो शासन है मतलब सब कुछ लोगों के लिए ही बनेगा। और राजतंत्र में क्या होता था कि लोग सेकेंडरी होता था, प्राइमरी होता था राजा, जो है राजा ही राज्य का असली मालिक। हालांकि उसमें भी जो सही राजा होता था वो लोगों के लिए ही करता था, लेकिन उसमें निरंकुश राजा भी हो जाते थे तो लोग उसको कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ के लोग ही सर्वेसर्वा, अगर राजा कुछ गड़बड़ किया तो अगले 5 साल में कहानी खत्म। हम ही आपको चुनते हैं, हम ही अपने आप पे शासन करवाते हैं और मेरे लिए ही आप करते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से और कोई अच्छा कैसे हो सकता है कि जितना भी समान हित को बढ़ावा देने के लिए और जितना भी तरीका होता है उसको विकास करने का, वो सब तरीका सिर्फ लोकतंत्र में ही किया जा सकता है। उसी में प्रोत्साहन की भावना जागृत होती है। इसीलिए हर प्रकार के विकास के बारे में निर्णय लेने के लिए अन्य सरकार की अपेक्षा लोकतांत्रिक सरकार बेहतर है, क्योंकि ये शासन व्यवस्था ही दुनिया में सर्वोत्तम शासन व्यवस्था मानी जाती है। यहाँ सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है और सभी लोगों के हित की रक्षा होती है। अब आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न। विकास से होने वाली सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति के प्रति सरकार को जवाबदेह बनवाने में
लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन कितने सफल रहे। अगर क्लास 12 में जब जाएंगे तो एक चैप्टर होगा जन आंदोलन का उदय। उसमें आप लोग जानेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको जस्ट मैं बता दूं, लेकिन उसमें और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे कि पर्यावरण क्षति के प्रति सरकार को जवाबदेह बनवाने में लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन कितने सफल रहे। जब भी सामाजिक और पर्यावरण क्षति होता है तो आंदोलन आता है, जैसे कि चिपको आंदोलन आया था। चिपको आंदोलन में पेड़ कटाई हो रहा था। जैसे ही पेड़ कटाई हो रहा था तो वहां के लोग सब, उसमें आप जानते होंगे गौड़ा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, इन सब के नेतृत्व में सब लोग क्या करते थे, पेड़ से चिपक कर कहते थे कि पेड़ हमारी संपत्ति है, पेड़ को काटने से पहले हमें काटें। और इस तरह से वो एक दो नहीं थे, लगभग हजारों की संख्या में सब लोग एकजुट हुए और पर्यावरण को बचाए। और उसी के कारण से आज ऐसा कहा जाता है कि चिपको आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन है जिसके कारण से आज हमको मेरा पर्यावरण मंत्रालय देखता है। चिपको आंदोलन नहीं होता तो पर्यावरण मंत्रालय अलग से बनाया भी नहीं गया। और 1980 में जो वन संरक्षण अधिनियम था, इंदिरा गांधी ने हिमालयी वन पर जो रोक लगा दिया था कटने से, वो चिपको आंदोलन के कारण। तो आंदोलन क्यों हुए? क्योंकि आप पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे थे। पर्यावरण को अगर क्षति नहीं पहुंचाते तो आंदोलन होता ही नहीं। और सामाजिक और पर्यावरण क्षति जब भी होगा तो हर प्रकार का आंदोलन। आप जानते होंगे कि भारत में जब भी सामाजिक क्षति हुई तो गांधी जी ने आंदोलन किया। और सामाजिक क्षति का मतलब है कि समाज को आप एक तरह से अत्याचार कर रहे हैं, समाज पर उपनिवेश बना रहे हैं अपना। तो उपनिवेश जब बनाते हैं तो हर लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, सब गुलाम हो जाते हैं, तो समाज पर असर पड़ा तो सब आंदोलन करेंगे। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारा भारत है। गांधी जी कितने सारे आंदोलन किए, दक्षिण अफ्रीका में जाके किए, भारत में किए, हर जगह उनका सक्सेस हुआ। तो समाज पर भी जब क्षति होगा तो आंदोलन होगा, पर्यावरणीय क्षति होगा तो उसका आंदोलन होगा। और उसके लिए जो है उसमें विश्व भर में इसके रक्षा करने के लिए, इसको बचाने के लिए बहुत सारे गैर सरकारी संगठन भी होते हैं, एनजीओ भी इसको बचाने के लिए बहुत आगे कदम उठाते हैं। और इस तरह से हम ये बता रहे थे कि पर्यावरणीय क्षति जब भी होगा या सामाजिक क्षति जब भी होगा तो संघर्ष और आंदोलन का उदय तो होगा ही। और उसका एक उदाहरण आप भारत में ले सकते हैं। 1975-77 में जब भ्रष्टाचार पूरा बढ़ने लगा तो बिहार के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था, आपको बताऊं। और छात्र आंदोलन से लेके पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो गया और उसका नेतृत्व किए थे जेपी जी, यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे उस समय में, बने थे उसी आंदोलन के तहत जयप्रकाश नारायण। वो क्यों किए? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ किए। और भ्रष्टाचार क्यों हुआ? क्योंकि समाज जो है, समाज में जब मिसयूज होने लगा शासन व्यवस्था का तो भ्रष्टाचार आया, और भ्रष्टाचार आया तो विकास को क्षति हुई और सब लोग जो है अपना संघर्ष शुरू किया और छात्र आंदोलन हुआ। इस तरह के बहुत सारे आंदोलन हैं और उन सब का आंदोलन का आप अच्छे उदाहरण दे सकते हैं। तो सामाजिक क्षति, पर्यावरण क्षति जब भी होगा तो संघर्ष और आंदोलन का उदय होगा। अब चलते हैं कि विकास मॉडल की आलोचना करते हुए बताइए कि समाज और पर्यावरण द्वारा क्या कीमत चुकानी पड़ती है। अभी जस्ट मैंने विकास का मॉडल मैंने बताया था। तो क्या होता है, यहां पॉइंट वाइज में दिखाने का कोशिश किया हूं बच्चों। देखिए, जब बांधों का निर्माण होगा और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी और खनन कार्य में भी वृद्धि होगी तो बड़ी संख्या में लोगों का उनके घरों और क्षेत्रों से विस्थापन हो जाएगा। दूसरा, विस्थापन जब भी होगा तो परंपरागत कौशल नष्ट हो जाएंगे, उनकी संस्कृति का भी विनाश हो जाएगा और उसकी गरीबी बढ़ेगी और सामुदायिक जीवन जो है, उसका जो समुदाय है, पूरा का पूरा समाज ही नष्ट हो जाएगा वहां, क्योंकि वहां से पूरा का पूरा बोरिया बिस्तर समेट के चले गए, बंजारे बन गए। अब आगे आते हैं, विशाल भूभाग में जो बड़े बड़े बांध के कारण डूब जाते हैं, जिससे पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ जाता है। जब बड़े बड़े बांध बनते हैं तो उससे बांध को बांध क्या होता है, पानी को जमा करके रखने के लिए, और उसके कारण बहुत ज्यादा पर्यावरण जो है डूब जाता है। पर्यावरण, पेड़ पौधे, उससे भी पर्यावरणीय क्षति होती है। अगला, ऊर्जा का जो बढ़ता उपयोग है उसके कारण पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जब भी बढ़ेगा तभी मैंने जस्ट बताया कि अंटार्कटिका का सारा बर्फ अगर पिघल गया तो पूरा दुनिया कितना क्षति होगा उसको। अगला, विकास का फायदा जो है विकासशील देशों में सबसे निचले वर्ग तक नहीं पहुंच पाता और इस कारण से समाज में आर्थिक असमानता बढ़ गया है। हमारे भारत में देखिए,
जब जो कोई धनी है तो पूरी दुनिया का सबसे धनी आदमी में आता है, और जो कोई गरीब है तो पूरा दुनिया का सबसे गरीब में आता है। यानी कि क्या, हमारे समाज में जो विषमता है गरीबी और अमीरी का, उसके अंदर के जो अंतर है, विषमता का जो खाई है, सबसे है ज्यादा पूरी दुनिया में। मतलब अमीर है तो पूरा दुनिया में ही सबसे अमीर हो जाएगा, और गरीब है तो पूरा दुनिया में गरीब हो जाएगा। आप देख लीजिए एक हमारे फिल्म स्टार सब, शाहरुख खान को देखिए, कहा जाता है कि 7 से 10 हजार करोड़ रुपया है उसके पास। हमारी इंडस्ट्री देखिए, अंबानी परिवार, पूरी दुनिया में सब, दोनों भाई अगर मिल गए तो पूरी दुनिया में उनका संपत्ति सबसे ज्यादा हो जाएगा। और गरीब देखिए इतना ज्यादा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब कहा जाता है कि भारत में लोग सब है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर हर वर्ग तक जो है नहीं पहुंच पाता है विकास का फायदा, और इसी कारण से आर्थिक असमानता बढ़ गया, और सबसे ज्यादा निर्धन और वंचित तबकों के जीवन स्तर में सुधार नहीं आ पाता। अब चलते हैं, अगला एक टॉपिक है बच्चों, मानव विकास का सूचकांक और भारत की स्थिति। क्या है मानव सूचकांक, मानव विकास? तो मानव विकास को नापने का एक तरीका है मानव विकास प्रतिवेदन, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वार्षिक तौर पर प्रकाशित करता है, यूएनडीपी। और इस प्रतिवेदन में साक्षरता, शैक्षिक स्तर, आयु, मातृ मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतों के आधार पर देशों का दर्जा निर्धारित किया जाता है कि कितना आपका कौन सा दर्जा में आप आते हैं। यही है मानव विकास सूचकांक। और भारत की स्थिति इसमें बहुत ही निम्न स्तर की हो जाती है। आगे चलते हैं, विकास के समाज पर पड़ने वाले कुप्रभाव। विकास से समाज में क्या क्या कुप्रभाव होता है? विकासशील देशों की प्रभुसत्ता पर प्रभाव पड़ जाता है। विस्थापीकरण मतलब कि सारे के सारे समुदाय को ही हटना पड़ता है अपने जगह से, तो विस्थापन हो जाता है। बेरोजगारी हो जाती है, गरीबी में वृद्धि हो जाती है। बेरोजगारी का मतलब सारा का सारा काम धंधा चौपट हो जाता है, बस पैसे की तलाश में, नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं। गरीबी में वृद्धि हो जाती है, बहुत ज्यादा। कहा जाता है गरीबी ही गरीबी का कारण होता है। जितना ज्यादा गरीबी है वो और गरीबी को जन्म देता है। उसके बाद जनसंख्या का संतुलित वितरण का अभाव है। आप देख लीजिए, भारत में ही देखिए, किसी किसी राज्य में जनसंख्या बहुत निम्न स्तर है, कहीं बहुत ज्यादा है। बिहार और यूपी और वेस्ट बंगाल में देखिए कितना ज्यादा जनसंख्या सघन है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और कहीं कहीं बहुत कम है। तो ये असमान वितरण जो है ये भी बहुत गलत है, इसमें सामाजिक दुष्परिणाम है। आर्थिक असमानता तो जैसे मैंने बताया कि पैसे का जो है असमानता गहरी खाई पड़ी हुई है। संघर्ष और आंदोलन इसका जन्म लेता है। जब भी समाज में विकास होगा तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? संघर्ष होगा, आंदोलन होगा, और उसके बाद पूरा का पूरा समाज तहस नहस हो जाता है, अराजकता की स्थिति फैल जाती है। आगे एक छोटा सा क्वेश्चन होता है कि विकास की दृष्टि से विश्व के कितने भाग हैं? ये 2 नंबर का सवाल पूछ सकता है कि विकास की दृष्टि से विश्व के कितने भाग हैं? तो इसके 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। क्या? विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देश। बस। अगला है सतत विकास। क्या है सतत विकास? का मतलब होता है रेगुलर। सतत मतलब कंटिन्यूटी, लगातार विकास। तो अस्थायी विकास उसको कर सकते हैं, लगातार होते रहे। अस्थायी विकास के लिए पर्यावरण तंत्र और औद्योगिक तंत्र के मध्य सही तालमेल बैठाना पड़ेगा, तथा संयोजन की आवश्यकता होगी कि ज्यादा न तो इतना ज्यादा उद्योग न लगा लीजिए कि सारा का सारा पेड़ ही कर दिया। मतलब कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए। उद्योग भी हो और ऐसी जगह पे भी उद्योग हो जहां की मिट्टी उर्वर न हो। ऐसा तो बहुत सारा एरिया है। कोशिश ऐसा किया जाए कि दोनों का तालमेल हो, कि उद्योग भी हो, पर्यावरण भी हो, प्रचुर मात्रा में, दोनों का बैलेंस है। तभी ऐसा हो सकता है कि सतत विकास होगा, स्थायी विकास होगा। और विकास के नाम पर औद्योगिकरण द्वारा पर्यावरण को दूषित किया गया है, बिल्कुल। और विकास के लिए आर्थिक रूप और नीतियों का निर्धारण होना चाहिए विकास के लिए। ये सतत विकास कहा जाए कि सतत विकास कैसे हो सकता है, उसके क्या पॉइंट है? तो ये ऐसा पॉइंट दे सकते हैं। अगला, मनुष्य के लिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकते हुए विकास के कार्यक्रम किए जाने चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण के लिए रोज सबको जो है जागरूक करना चाहिए कि देखिए पर्यावरण कैसे कैसे फैलता है। क्योंकि आपको पता है, कहा जाता है कि भारत की इतनी जनसंख्या निरक्षर है अभी भी कि वो अपना रोटी कपड़ा मकान के लिए पहले प्रयास करेंगे कि पढ़ाई के लिए। और जब तक आप शिक्षा नहीं लेंगे तब तक आप तो समझ ही नहीं पाएंगे कि विकास होता कैसे है और पर्यावरण का प्रदूषण हो जाते रहेंगे।
आपको समझ में तो आए कि ग्रीन हाउस गैस का क्या होता है, किसके कारण पूरा समाज पूरा दुनिया मर रहा है, और ये तभी समझ में आएगा जब शिक्षा मिलेगी। तो सब तरीके से अगर आप विकास करेंगे तभी जो है सतत विकास हो पाएगा। उसके बाद अधिक प्रभावी तथा शक्तिशाली देशों में जीवन शैली के साथ साथ जीव जंतु और मानव को पर्यावरण प्रदूषण से बचाया जाना चाहिए। कि शक्तिशाली देशों में जीवन शैली के साथ साथ जो है ना, जीवन शैली जैसा आप जीते हैं उसका जीव जंतु का भी ध्यान रखें कि जीव जंतु और मानव को भी पर्यावरण प्रदूषण से बचाइए, तभी जो है सतत विकास हो सकता है। और पर्यावरण को विकास नीतियों के साथ प्रबंध के स्तर पर जोड़ दिया जाना चाहिए। और वास्तव में पर्यावरण और विकास नीति एक दूसरे के पूरक, पर्यावरण से ही विकास जुड़ा हुआ है और अस्थायी विकास तभी संभव है। और पर्यावरण से विकास कैसे? क्योंकि पर्यावरण एक पूरा का पूरा पर्यावरण उद्योग पूरा समाज मिलकर एक इकोसिस्टम बनाता है, और उस इकोसिस्टम को आप क्षति पहुंचाए तो आपको भी क्षति। इसीलिए सतत विकास तभी संभव है जब पूरा का पूरा पर्यावरण प्रदूषण को बचाइए और सभी लोगों में शिक्षा की भावना से जागरूकता फैलाइए कि ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वन कटने पर रोक लगे। और अगर वन काटना भी पड़ गया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो और उद्योग बढ़ रहे हैं तो वन तो काटना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश ऐसे करें कि वन काटने से पहले उससे 2 गुना ज्यादा वन लगा दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीरान क्षेत्र पड़े हुए हैं जहां के वन अभी भी लगाया जा सकता है। तो पहले लगाइए, जितना आप काटते हैं उससे 2 गुना लगाइए, तभी आप बैलेंस में ना पाइएगा, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। जैसे देख लीजिए यहाँ मैं गया में रहता हूँ, गया की स्थिति देख लीजिए, बिहार का सबसे गर्म एरिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेड़ कट गए हैं, और पेड़ कटने के कारण देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा धूल रहता है। उसके बाद जिस भी एरिया में निकल जाइए आपका जो है पूरा का पूरा धूल से सन जाइएगा। क्यों? पेड़ पौधे सब कुछ बैलेंस करते हैं, पूरी एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, पूरे धूल को भी रोकते हैं, पानी को भी पानी से जो मिट्टी का कटाव होता है उसको कटाव को रोकते हैं। और देख लीजिए गया में जो बहुत सारे पेड़ कट गए हैं, जिसके कारण गर्मी सबसे ज्यादा होती है बिहार में, गया में। और यहाँ की नदियां में देखिए पानी का जल स्तर कितना कम, पानी की मात्रा बिल्कुल है ही नहीं। ये सब के सब उसी का फल है, और वो दिन दूर नहीं है जब आप जानते होंगे कि कई बार भविष्यवाणी हो चुकी है कि आने वाले 20-25 सालों में ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, अंटार्कटिका पिघल जाएगा, पूरा दुनिया डूबने के कगार पर होगा। और इससे हम लोग तभी निजात पा सकते हैं जब सतत विकास की सही परिभाषा लागू की जाए, सतत विकास का सही मूल्यांकन किया जाए, और सतत विकास के लिए अग्रसर हो, सब लोग जागरूक हो और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। और पेड़ ही हमारा जीवन है, पेड़ ही हमारा संपत्ति है, उसको समझे सब लोग, और अधिक से अधिक हर व्यक्ति अधिक से अधिक पेड़ लगाने का सोचे, तभी हम जो है इस धरती को बचा सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो विकास चैप्टर है बच्चों, इस विकास में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये विकास चैप्टर आज खत्म हुआ, और इसी के साथ हम लोगों का जो गया टेस्ट में क्लास 11 का लगभग सारा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होता है बच्चों। थैंक यू।